जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत आधुनिक विश्व के संदर्भ में भारतीय शिक्षा। आधुनिक विश्व के संदर्भ में भारतीय शिक्षा के अंतर्गत आज जानेंगे राष्ट्रवाद। ये पठन सामग्री 4 है। पठन सामग्री 4 के अंतर्गत जानेंगे राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या है? तो हम साधारण सी भाषा में समझे तो राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, राष्ट्र के प्रति जो भावना है ना, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर हम इसकी परिभाषा की ओर जाएं तो देखेंगे राष्ट्र की प्रगति के लिए सभी आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत होता है राष्ट्रवाद। अब यहाँ पर कहा है राष्ट्र की प्रगति के लिए सभी आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत है राष्ट्रवाद। अब देखिए हमारे राष्ट्र समझ लेती है भारत। भारत एक राष्ट्र है ना, तो राष्ट्र की प्रगति के लिए जो सिद्धांत बनाए गए हैं, ठीक है, नियम बनाए गए हैं, वह सिद्धांत नियम राष्ट्रवाद कहलाता है। अब आप देख लीजिए कि हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं कहाँ? दिल्ली के लाल किले। तो लाल किले में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न समुदाय के लोग वहाँ देखने के लिए आते हैं और जब तिरंगे झंडे फहराया जाता है तो उस तिरंगे झंडे का सम्मान करते हैं, सभी सम्मान करते हैं और एक स्वर में जय हिंद का नारा बुलाते हैं, ठीक है। तो वहां पर राष्ट्रवाद प्रदर्शित होता है। अगर हम सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसा है, राष्ट्र माने राष्ट्रवाद माने विचारधारा, अर्थात राष्ट्र के प्रति जो भावना है, प्रेम है, विचारधारा है, वो राष्ट्रवाद कहलाएगा। अब देखिए हम अप्रत्यक्ष रूप से हम राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हैं। कहने का तात्पर्य है कि भारत के जितने भी नागरिक है ना, वो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, ठीक है, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, क्योंकि वो अपने राष्ट्र को छोड़कर जाना नहीं चाहते, राष्ट्र के खिलाफ जाना नहीं चाहते, ठीक है, अहित काम करना नहीं चाहते। तो इस प्रकार से वो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। तो यहाँ पर कहा गया है राष्ट्रवाद। दूसरा लाइन देखते हैं, राष्ट्र एक ऐसी भावना है जो देश के प्रति समर्पण और बलिदान प्रकट करती है। अब यहाँ पर कहा गया राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो देश के प्रति समर्पण और बलिदान प्रकट करती है। अब देखिए जितने भी हमारे जो फौजी भाई हैं, है ना, वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, ठीक है, वो बलिदान, समर्पण, त्याग या जो जो मतलब कहा जाए वो सब करने के लिए तैयार है, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। वहां पर राष्ट्रवाद झलकता है। और राष्ट्रवाद एक प्रकार से भावना है, हम सबके अंदर पाई जाती है। पुराने समय में देखें तो पुराने समय में राज शासन था, राजाओं का शासन था। राजा अपने शासन करते थे और उन्हीं के आधार पर अपने क्षेत्र का विस्तार करते थे। तो क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उनकी सैन्य शक्ति हुआ करती थी। अब देखिए जिस राजा के पास जितनी ज्यादा सैनिक होंगे वह राजा उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा वो शक्तिशाली होगा उतना ही ज्यादा अपने क्षेत्र का विस्तार करेगा, वहां पर लगान वसूलेगा और वहां के लोगों पर अपना नियंत्रण होगा। और कह सकते हैं कि वहां के लोग उस राजा के आज्ञाओं का पालन करेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी उत्तर कोरिया में है, उत्तर कोरिया का शासक किम जोन, ठीक है, वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां राज शासन व्यवस्था है। वह सैन्य शक्ति के द्वारा वहां के लोगों पर अपना हुकूमत चला रहा है। हुकूमत इस प्रकार चला रहा है कि वहां के लोग वो जो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखें तो वहां पर तानाशाही आज भी प्रचलित है। वह देश अभी स्वतंत्र नहीं हो पाया, एक प्रकार से लोकतांत्रिक देश नहीं बन पाया है। तो वहां के लोग उस देश की भावना से ओतप्रोत, या कहें कि गुलामीवश, या कहें तानाशाहीवश, या डर के कारण उस देश के लिए वो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, भारत के लोग अपने इच्छानुसार, कहें अपनी मन से, हमारे देश की परंपरा, संस्कृति, इतिहास, भौगोलिक स्थिति आदि को देख करके, ठीक है, आदि को देख करके एक प्रकार से देश के प्रति अपनापन भाव जागृत होता है, वह राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रवाद। आइए चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं राजघराने का राज्य। अब
राजा होता था और उस राज्य के जो नागरिक हैं, जो राज शासन द्वारा जो नियम बनाए होते हैं उस नियमों का पालन करना होता था। और यहाँ पर ये था कि जैसे उस राज्य में उस राजा के जितने सैनिक होंगे उतने वो अपने राज्य का विस्तार करते थे, है ना, उतने अपने राज्य का विस्तार करते थे और उतने विस्तार क्षेत्र में अपना हुकूमत चलाते थे। तो इस प्रकार से राजा का बेटा राजा बनता था या उनके चाचा या और कुछ, इस प्रकार से परंपरा थी। ये हो गया राजघराने का राज्य। आइए देखते हैं हम साम्राज्य। देखिए ये 19वीं शताब्दी में साम्राज्य का विस्तार होने लगा। इसके प्रमुख देश कहें तो सबसे पहले आता है ब्रिटेन, इंग्लैंड। ये जो देश है वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो कैसे विस्तार कर रहे थे, तो आइए समझने का प्रयास करते थे। साम्राज्यवाद कहें या उपनिवेशवाद कहें, दोनों लगभग एक ही है। जिस प्रकार राजा हुआ करते थे पहले समय में, अपने राज्य का विस्तार सैन्य शक्ति के द्वारा करते थे और जितना उनका सैन्य शक्ति हुआ करता था वह अपने क्षेत्रों को लड़ाई लड़ करके या युद्ध करके अपने क्षेत्र में मिला लेते थे। जैसे कि ये छत्तीसगढ़ है, एमपी दूसरे राजा का राज्य है, तो यहाँ के राजा अगर यहाँ के राजा युद्ध में मध्य प्रदेश के राजा को हरा दे तो छत्तीसगढ़ में वहाँ के जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश एरिया उसको पूरा मिला लिया जाता था। ये हो गया साम्राज्य, ठीक है। और साम्राज्य की बात करें, साम्राज्यवाद की बात करें तो इंग्लैंड, हॉलैंड, पोलैंड, ये जितने भी देश हैं, है ना, वो साम्राज्यवाद की विचारधारा पर कार्य करते थे। अर्थात किसी देश में जाते थे, वहाँ के राजाओं को या छोटे छोटे राजवंशों को हरा करके क्या करते थे, अपने साम्राज्य में मिला लेते थे और उसे गुलाम बना लेते थे। तो ये हो गया साम्राज्य। आइए चलते हैं राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य में क्या होता है, राष्ट्र राज्य उस राज्य को कहते हैं जहाँ के नागरिक स्वतंत्र होते हैं, उनकी एक अपनी इच्छाएं होती हैं, उनके हित होती हैं, उनकी हितों की रक्षा वहाँ के जो कहें राजा कहें या एक प्रकार से कहें जो अपनी इच्छा से चुने हुए नेता कहें, वो उनकी हितों की रक्षा करते हैं। तो राष्ट्र राज्य एक प्रकार से देखिए लोकतांत्रिक होता है ना, इसमें किसी राजा का शासन नहीं होता है बल्कि लोकतांत्रिक ढंग से अपने ऊपर राज चलाने के लिए किसी व्यक्ति को चुनता है। जैसे कि सरपंच हो गया, आपका मुख्यमंत्री हो गया, आपका प्रधानमंत्री हो गया और अनेक प्रकार के जो मंत्री हैं, ठीक है, वह हम पर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं या एक प्रकार से करते हैं कि हमारे हितों की रक्षा के लिए वो काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है या एक प्रकार से ऐसा परिकल्पना है जिसके माध्यम से नागरिकों की हितों की रक्षा होती है और नागरिक भी यह अपेक्षा करते हैं कि हम भी अपने राज्य के प्रति संवेदनशील रहे और देशभक्ति से ओतप्रोत रहे। इसका नमूना हम देखने की बात कहें पिछले में कुछ समय पहले, तो उसमें कहा गया कि जो गणतंत्र दिवस होता है, 15 दिवस होता है, उसमें हम क्या करते हैं, राष्ट्र के प्रति हम एक प्रकार से भक्ति भावना ओतप्रोत दिखाते हैं और ऐसे ही हम समय समय पर या अप्रत्यक्ष ढंग से अपने देश के प्रति जो भक्ति है, भाव है, देश के लिए मर मिटने की इच्छा शक्ति वो प्रदर्शित करते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया राजनीति का राज्य, साम्राज्य बनाम राष्ट्र राज्य। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए चलते हैं राष्ट्रवाद का परिचय। राष्ट्रवाद का परिचय जान लेते हैं कि राष्ट्रवाद का वास्तविक परिचय क्या है। तो इसको खंड खंड रूपों में हम देखते हैं। राष्ट्रवाद शब्द के प्रति आम समझ क्या है, अगर मोटे तौर पर जनता की राय लें तो हमें यह समझ में आता है कि देशभक्ति, राष्ट्रीय ध्वज, देश के लिए बलिदान जैसी बातें सुनेंगे, है ना। अगर मोटे तौर पर हम समझेंगे तो बलिदान, राष्ट्र के प्रति समर्पण, त्याग आदि बातें सुनेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक है। यह प्रतीक सत्ता और शक्ति के साथ विविधता की भावना को भी प्रदर्शित करता है। देखिए दिल्ली का जो क्या बोलते हैं लाल किला स्थान है, ठीक है, लाल किला स्थान है, वहाँ पर राष्ट्रवाद स्पष्ट रूप से झलकता है क्योंकि विभिन्न धर्म समुदाय जाति के लोग वहाँ पर आते हैं और राष्ट्र के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम प्रेम प्रदर्शित करते हैं लेकिन उसके बाद हम विविधता भी दिखाई देते हैं क्योंकि अलग अलग धर्मों में अलग अलग विविधता पाई जाती है, जातिगत विविधता पाई जाती है ना। तो वहाँ पर राष्ट्रवाद थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हमें एकजुट
भाव से राष्ट्र के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना है तो हमें एकजुट होना होगा, भावात्मक रूप से या आंतरिक रूप से हमें एकजुट होकर के हम राष्ट्र के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना होगा। आइए थोड़ा और जानते हैं। लेकिन अगर हम गहराई में जाने की कोशिश करें तो पाएंगे कि राष्ट्रवाद की सुस्पष्ट सर्वमान्य परिभाषा करना आसान नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम प्रयास छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रवाद का अध्ययन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वैश्विक मामलों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, राष्ट्रवाद का कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है ना। राष्ट्रवाद थोड़ा बहुत विकसित है, इसलिए उनकी सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। लेकिन हम राष्ट्रवाद को जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज अनेक प्रकार की देश में समस्याएं आ रही हैं या अनेक विदेशों में समस्याएं आ रही हैं क्योंकि वो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत नहीं है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वैश्विक मामलों में, है ना, वैश्विक मामलों में किस प्रकार से राष्ट्र के प्रति प्रेम, भावना, बलिदान, समर्पण, त्याग दिखाई देता है, वैसे राष्ट्रवाद हमारे देश के अंदर भी झलकनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, पिछले 2 शताब्दियों के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा है जिसने इतिहास रचने में योगदान दिया है। इसने प्रगाढ़ निष्ठाओं के साथ साथ गहरे विद्वेषों को भी प्रेरित किया है। अब देखिए, पिछले 2 शताब्दियों को देखें। शताब्दियों का मतलब होता है शतक, ठीक है। 2 शताब्दियों को देखें अर्थात 200 साल के अंदर देखें कि जो राष्ट्रवाद के प्रति बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम झलका है, लेकिन इसके साथ साथ, है ना, विद्वेषों को भी जन्म लिया है। यहाँ पर विद्वेष का अर्थ कहें तो लड़ाई झगड़ा, उत्पात, बिखरना, टूटना, ये सब आएगा, तो इसको भी जन्म दिया है। हम राष्ट्रवाद के प्रति हम राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करते हैं तो वहीं पर कहीं कहीं हम जातीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर विद्वेष दिखाई देता है। हमारे देश में भी ऐसे विद्वेष दिखाई देते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या क्षेत्रीयता के आधार पर विद्वेष दिखाई देते हैं। वहाँ पर हम अलगाव मतलब अलग महसूस करते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद के अंतर्गत बात करें तो हम आपस में जुड़ते हैं, हम एकजुट होते हैं, एक भावना ओतप्रोत दिखाई देता है। राष्ट्रवादी संघर्षों ने राष्ट्रों और साम्राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण में योगदान दिया है। आज भी दुनिया का एक बड़ा भाग विभिन्न राष्ट्र राज्यों में बटा हुआ है। देखिए, राष्ट्रवाद के कारण आज दुनिया के विभिन्न देशों की जो भूमि है उनका निर्धारण और पुनर्निर्धारण हो रहा है, ठीक है। पुनर्निर्धारण हो रहा है, जैसे कि पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग हुआ तो बांग्लादेश से अलग होने के बाद वहाँ की जो राज्य है या बांग्लादेश के बोले उनकी सीमाओं का निर्धारण हुआ, ठीक है। कितना वर्ग फल, क्षेत्रफल वहाँ के राज्य के लिए सही है नहीं है, इस प्रकार उनके क्षेत्र का निर्धारण हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी, है ना, जो सैनिक है किसी न किसी कारणवश भारत में घुस जाते हैं, भारत के सैनिक उधर जाते हैं, जो रेखा है उनसे पार कर जाते हैं, ठीक। उसी प्रकार चीनी सैनिक हमारे देश की सीमाओं पर आकर के कब्जा लिए हैं। तो ऐसा भी होता है, पाकिस्तान कब से हमारे कश्मीर पर आस लगाए बैठा हुआ है, लेकिन उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। तो ये मतलब एक प्रकार से देखिए तो राष्ट्रवाद तो है ही कुछ मामलों में, लेकिन वो अलगाववाद दिखाई देता है, आतंकवाद दिखाई देता है। राष्ट्रवाद कई चरणों से गुजर चुका है। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी की यूरोप में इसने कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण में बृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अब यहाँ पर कहा है राष्ट्रवाद कई चरणों से गुजर चुका है। 19वीं शताब्दी में जो छोटे छोटे रियासत थे, जो राजा के राज्य थे, वो एकीकरण के दौर से गुजर चुका, अर्थात वो एक राज्य बन चुका। जो छोटे छोटे रियासत थे वो आपस में जुड़ गए, ठीक। उसी प्रकार जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो कश्मीर के और कुछ और रियासत, जम्मू कश्मीर की कुछ रियासतें और जम्मू कश्मीर, है ना, ये रियासत भारत में विलय करने से मना कर रहे थे,
है ना। लेकिन 206 या 200 से ज़्यादा रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के संघर्षशील विचारधाराओं के माध्यम से भारत मिलाने में सफलता प्राप्त की, जिनके कारण आज कश्मीर या जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। आज की जर्मनी और इटली का गठन एकीकरण और सुदृढ़ीकरण की इसी प्रक्रिया के जरिए हुआ है। लातीनी अमेरिका में बड़ी संख्या में नए राज्य स्थापित किए गए थे। राज्य की सीमाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ स्थानीय निष्ठाएं और बोलियां भी उत्तरोत्तर राष्ट्रीय निष्ठाओं एवं सामान्य जनभाषाओं के रूप में विकसित हुई है। अब यहाँ पर कहा गया है कि विभिन्न इटली, अमेरिका, यूरोप, जितने भी मतलब देश है ना, उन देशों की राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किया गया, अर्थात उस देश की जितने भी रियासतें हैं उन रियासतों को एक किया गया, अर्थात राज्य बनाया गया या कहीं देश बनाया गया। तो उस देश में बहुत से बहुभाषी वाले लोग थे, है ना। तो भाषा के आधार पर भी हमें एकता लानी चाहिए था या एकता होना चाहिए था, तो धीरे धीरे उसको किया जा रहा है। हमारे भारत देश में भी भाषा के आधार पर अभी एकता नहीं बन पाई है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बने, कुछ लोग चाहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, लेकिन आज तक कोई भाषा नहीं बन पाई है हमारे देश की। तो भाषा भी हमारी एकता को निर्धारित करता है, हमारे देश की एकता को निर्धारित करता है। और भाषागत हम एकता के सूत्र में बंध जाएंगे तो राष्ट्रवाद और प्रगाढ़ होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि भाषाईगत एकता होनी चाहिए। साथ ही साथ जो अलग अलग देशों की अलग अलग राज्यों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं में भी एकता होनी चाहिए। लेकिन आज शिक्षा के प्रचार प्रसार के बावजूद भी अनेक प्रकार के अलगाववादी संगठन, है ना, अलगाववादी संगठन अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं दे रहे हैं, जिनके कारण आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में हिस्सेदार भी रहा है। यूरोप में 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य था। इसके साथ एशिया, अफ्रीका में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन के मूल में राष्ट्रवाद ही था। भारत तथा अन्य पूर्व उपनिवेशों के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होने के संघर्ष में भी राष्ट्रवादी थे। ये संघर्ष विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्र राष्ट्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा से प्रेरित थे। अब यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद उपजा और जो छोटे छोटे रियासत थे वह टूट करके एक हो गए। और इसमें बहुत से देशों का नाम गिनाया, फ्रांसीसी, डच, अमेरिका, हंगेरियाई, ऑस्ट्रियाई, विभिन्न जो देश थे जहाँ पर राजा हुआ करते थे, है ना, उनका पतन का कारण ही राष्ट्रवाद था, है ना, क्योंकि वहाँ के लोगों ने राष्ट्रवाद का एक जंग छेड़ दिया। उसी जंग के कारण उस देशों के अंदर जो राज शासन व्यवस्था था वह समाप्त हो गया और वह लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई, जिनका मुख्य कारण था राष्ट्रवाद। भारत जैसे उपनिवेशिक देश में, है ना, राष्ट्रवाद की लहर तीव्र गति से उठने लगी, जिनके कारण यहाँ से जो इंग्लैंड ने जो कब्जा किया था या हमारे देश को गुलाम बनाया था, है ना, उसकी नींव कमजोर होती गई। और राष्ट्रवाद की प्रगाढ़ता कहें या राष्ट्रवाद के अंतर्गत विभिन्न लोगों के आपसी एकमत विचारधाराओं के कारण ही हमारा देश स्वतंत्र हो पाया। तो यह राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण ही ऐसा हो पाया। और इसके नायक कहें तो नायक के रूप में हमारे कहें तो सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, भीमराव अम्बेडकर जी, अनेक प्रकार के ऐसे और जो नेता थे जो राष्ट्रवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत थे, जो हमारे देश की जनता को, हमारे देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, जिसके कारण ये जो विदेशी नियंत्रण था उनका प्रभाव हमारे देश पर कम होता गया, या कहें कि अनेक देशों जो गुलाम हुआ करता था उन देशों पर ये राष्ट्रवाद का प्रभाव इतना बढ़ा कि वो क्या हुए, जो रियासत थे, जो राज शासन व्यवस्था था वह टूटने लगा। आइए चलते हैं
राष्ट्रों की सीमाओं की पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। 1960 की दशक से ही सीधे तौर पर सुस्थिर राष्ट्र राज्य की कुछ समूह और अंचलों द्वारा उठाई गई राष्ट्रवादी मांगों का सामना करते हैं। इन्हीं मांगों में पृथक राज्य की मांग भी शामिल है। अब देखिए, आज भी राष्ट्रवादी विचारधारा लागू है। राष्ट्रवादी परंपरा के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं का निर्धारण आज भी हो रहा है। राष्ट्रवादी विचारधाराओं के कारण ही कुछ राज्य की, जैसे हमारे भारत देश की कुछ राज्य है ना, स्वतंत्र देश की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की विचारधारा उस देश की विचारधारा से थोड़ा सा अलग होने के कारण वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से देखिए तो राष्ट्रवादी विचारधारा, हम इसको आगे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि वास्तविक में किस प्रकार उस छोटे से राज्य की क्या विचारधारा है जिसके कारण वो उस देश से अलग होना चाहता है ना। जैसे कि नेपाल पहले भारत का अभिन्न हिस्सा था, म्यांमार, बर्मा ये सब हिस्सा था, तो वह राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण वह भारत से अलग हो पाया। आज दुनिया में अनेक भागों में ऐसे राष्ट्रवादी संघर्षों देख सकते हैं जो मौजूदा राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए खतरे पैदा कर रहे हैं। ऐसे पृथकवादी आंदोलन अन्य जगहों के सांसद कनाडा की क्यूबेक वासियों, उत्तरी स्पेन की बास्क वासियों, तुर्की और ईरान के कुर्दों तथा श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। भारत के कुछ पृथकवादी समूह भी ऐसे ही भाषा बोलते हैं। आज अरबी राष्ट्रवाद में तमाम अरबी देशों को एक अखिल अरब संघ एकताबद्ध करने की उम्मीद पाल सकता है, लेकिन बास्क या कुर्द जैसे पृथकवादी आंदोलन तो मौजूदा राज्यों के विघटन के लिए ही संघर्षरत है। अब देखिए, भारत में राष्ट्रवाद एक प्रकार से भारत में कहें या किसी दूसरे देश में कहें, है ना, राष्ट्रवादी विचारधारा कुछ खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधारा एक अलग देश की मांग कर रहा है। जैसे कि क्यूबेकवासी और बास्कवासी स्पेन से अलग होना चाह रहे हैं। इसी के बारे में हम जानेंगे। तो इसको जानने से पहले थोड़ा और जान लेते हैं कि ये किस प्रकार ये जो देश है ना, अरबी के कुछ और देश हैं वो अलग होना चाहते हैं। इसलिए सभी देश क्या कर रहे हैं, एकता के सूत्र में बांधने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, है ना। जैसे कि कहें तो बास्क और स्पेन की बात करें तो स्पेन क्या कर रहा है, बास्कवासी कह रहे हैं कि हमारी भाषाएं अलग है, हमारी विचारधाराएं अलग है जो स्पेन से मेल नहीं खाती, तो क्यों ना हम एक अलग राष्ट्रवादी राज्य की घोषणा करें। लेकिन स्पेन उसे बहलाने में फुसलाने में लगा हुआ है, एकता के सूत्र में बांधने में लगा हुआ है। लेकिन ये जो राष्ट्रवादी उनकी जो विचारधारा है, अलग देश की मांग कर रहे हैं, वो अपने मांग पर कायम है, वो अपने मांग पर अड़े हुए हैं। इसलिए बास्कवासी है वह एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे हैं। हमारे बीच इस सवाल पर सहमति हो सकती है कि पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद आज भी प्रभावी शक्ति है, लेकिन राष्ट्र या राष्ट्रवाद जैसे शब्दों की परिभाषा के संबंध में किसी सहमति पर पहुंचना बहुत कठिन है। आखिर राष्ट्र क्या है, लोग राष्ट्रों का निर्माण क्यों करते हैं और राष्ट्र क्या करने की तीव्र इच्छा जगाते हैं। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि वास्तविक में राष्ट्रवाद क्या है, इसकी परिभाषा देना बहुत ही कठिन है। आखिर ये राष्ट्रों का निर्माण क्यों होता है, राष्ट्रों के निर्माण होने से क्या नुकसान क्या फायदा है, इस प्रकार की बातें यहाँ उभर कर सामने आती हैं। राष्ट्रों का निर्माण क्यों करते हैं लोग, अपने राष्ट्र की खातिर त्याग करने, प्राण तक न्यौछावर करने के लिए क्यों तैयार रहते हैं। देशभक्ति के दावे राज्यत्व अर्थात राजकीय शक्ति के दावों से क्यों और कैसे जुड़े जाते हैं। क्या राष्ट्रों को पृथक रहने से राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है। क्या पृथक राज्यत्व को स्वीकार किए बगैर राष्ट्रवाद के दावे को तुष्ट किया जा सकता है। इस अध्याय में हम इनमें से कुछ मुद्दों की पड़ताल करेंगे। अब यहाँ पर कहा है कि क्या राष्ट्रवाद की नींव पर या राष्ट्रवाद
की एक विचारधारा पर नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं। क्या नए राज्यों से उस राज्यों को संतुष्टि मिल सकती है, उनका आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से अनेक बातें उभर करके सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर कहा है कि पृथक राज्यत्व को स्वीकार किए बगैर राष्ट्रवाद के दावे की तुष्ट किया जा सकता है, को तुष्ट किया जाता है, तुष्ट माने संतुष्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर कहा गया है क्या राज्य की शक्ति को स्वीकार किए बगैर, राज्य की शक्ति को स्वीकार किए बगैर राष्ट्रवाद के दावे को तुष्ट किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है। तो प्रत्येक राज्य की एक राज्य की शक्ति होती है ना, उसको अनदेखा किए बिना राष्ट्रवाद की हम परिकल्पना कर सकते हैं या उनको संतुष्ट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कह रहा है। तो इस अध्याय में इन्हीं मुद्दों की जांच पड़ताल करेंगे कि वास्तविक में क्या है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट।